मुझे लगता है किसी भी टीचर के पास में इतनी है कि वो इन सब से बाहर पेपर बना दे। अरे भाई एनसीईआरटी से बाहर थोड़े बना देगा, बिल्कुल होना चाहिए एकदम ना मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, तेरे दिमाग में छप जानी चाहिए, तुझे 2-4 बार लिख लिख के सॉल्व करनी है। सवाल नहीं आते 1-2 नंबर के आएंगे तो इसलिए उनको सिर्फ थियोरेटिकली अंडरलाइन कर करके पढ़ना है। तुझे 1 महीने में ना कंफर्टेबली सिर्फ 3 वीक के अंदर तेरा 11th का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। सभी 11वीं क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं आपको ना एक प्रॉपरली प्रैक्टिकल चीज बताता हूं कि कैसे आखिरी महीने में आप 11वीं क्लास के अंदर फोड़ सकते हो एग्जाम को। तो बेटा ये 30 दिन के अंदर आपने क्या करना है वो आप जानिए इस वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है संजय आर्या और मैं पिछले काफी सालों से डेडिकेटली बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो अब बारी है आप लोगों को एक प्रैक्टिकल रास्ता देने की। तो मेरे बच्चे ये रास्ता आपका जो है 1 महीना मोर देन सफिशिएंट होता है 11वीं क्लास क्या कोई भी क्लास के लिए। खास करके जब हम बोर्ड्स की बात करें तो 1 महीना ना मोर देन इनफ है। हम सब ने भी 1-1 महीना पढ़ के ही लिटरली अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। सबसे पहले आपको हर एक वीक ना एक टारगेट लेके चलना है। मैं नहीं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा आपसे, इतना सा मेहनत कर ले मेरे भाई कि 3 चैप्टर ना 1 वीक में कवर कर ले। अब उन 3 चैप्टर को तू 1 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करने का प्रॉमिस रख, तो तुझे मोस्टली 4 से 5 घंटे 1 दिन में निकालने पड़ेंगे। इन 4 से 5 घंटों में तुझे क्या करना है, कंप्लीट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी तुझे कवर करनी पड़ेगी। जो टॉपिक लगते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं, उनको लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। लेकिन जो टॉपिक तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सवाल बनने की उम्मीद है, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या करना है, टिक करके एक एक चीज लिख लिख के कवर करनी है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक है। इसके साथ तुझे पता क्या करना है, सारे के सारे अंदर के और बाहर के सवालों को ना लगा के एकदम चलना है। मतलब ये मत मानना कि एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का छूट जाए। इतना कर ले भाई, मुझे लगता है किसी भी टीचर के पास में इतनी है कि वो इन सब से बाहर पेपर बना दे। अरे भाई एनसीईआरटी से बाहर थोड़े बना देगा। तो अब तुझे बताता हूं कि एक एक चैप्टर में तूने एक्चुअल में क्या क्या कवर करना है। जैसे मैं सबसे पहले शुरुआत कर दूं मोल कंसेप्ट से। तो देखो यार, मोल कंसेप्ट में ना ये देखो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, ये सब को लिख लिख के सोल्व नहीं करने। जिन पे मैं राइट टिक कर रहा हूं सिर्फ उन्हीं को। मैटर की जितनी प्रॉपर्टीज है, मेजरमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिख लिख के करना है, अनसर्टेनिटी को लिख के करना है। क्या हो जा रहा है यहां पर, क्यों नहीं चल रहा मैन, है ना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लिख लिख के पढ़ना है, डाल्टन के थ्योरी के स्टेटमेंट लिख के पढ़ने हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस को लिख के पढ़ना है, मोल कंसेप्ट को लिख के न्यूमेरिकल लगाने, परसेंटेज कंपोजिशन और स्टोइचियोमेट्री को सीखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में या डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल पे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। एटॉमिक मॉडल्स जो हैं जरूर लिख के पढ़ने चाहिए। डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स को बिल्कुल लिख लिख के सारे डेरिवेशन पढ़ना। बोर के हाइड्रोजन मॉडल के साथ में रिलेशन पढ़ना। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में लिखने की जरूरत है, बिल्कुल है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को थोड़ा सा पढ़ना। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर कैसे एलिमेंट को क्लासिफाई करना होता है मेरे भाई, सबसे पहले तो वो पढ़ लेना। वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, उस पर सब बोरिंग सी चीजें, जेनेसिस पे भी सवाल नहीं आते। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल बिल्कुल होना चाहिए एकदम ना मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, तेरे दिमाग में छप जानी चाहिए, तुझे 2-4 बार लिख लिख के सॉल्व करनी है ना। इसके लिए मैंने एक रैपिड रिवीजन बना भी रखा है, वो देख लेना। फिर नोमेनक्लेचर जो होता है वो ठीक है, उसको लिख के पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तुझे आना चाहिए। एसपीडीएफ के लिए वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस अंडरलाइन कर करके पढ़ लेना, उतना इनफ है। और पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड जो होते हैं वो तुझे आने चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में कोस्टल लीविस अप्रोच तुझे बिल्कुल बनाने आने चाहिए, सारे के सारे लिख के सीखने। आयनिक इलेक्ट्रोलाइट बॉन्ड को बस थियरी पढ़नी है। बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बात करें, उनकी भी थियरी पढ़नी है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी के अंदर तुझे लिख लिख के पता करना चाहिए, उनकी शेप और ज्योमेट्री तुझे चेक करनी चाहिए। वीबीटी के अंदर भी हम लोग कुछ नहीं जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं इस पे सवाल आते हैं इतने। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, उस पर सवाल बनते हैं, वो तुझे चेक करना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिख लिख के चेक कर मेरे बेटे, लिख लिख के चेक कर और सवाल लगा। देन बॉन्डिंग इन होमोन्यूक्लियर, ये सब भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्किप मार। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भैया ये बेसिक टर्म पे सवाल नहीं आते, 1-2 नंबर के आएंगे, तो इसलिए उनको सिर्फ थियोरेटिकली अंडरलाइन कर करके पढ़ना है। एप्लीकेशन पे सवाल नहीं बनते हैं। मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच पे बिल्कुल इनके रिलेशनशिप आनी चाहिए तुझे, है ना। कैलोरीमेट्री भी एकदम अवॉइड करना है, कैलोरीमेट्री को तुझे लिख लिख के पढ़ना है, लेकिन डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशनशिप को अपन को डिराइव करके चेक करना चाहिए। एनसीईआरटी में जितने डेरिवेशन दिए ना, एक भी स्किप नहीं होना चाहिए तेरा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को पढ़ लेना, लिख लिख के चेक कर लेना। एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट रिएक्शन की थियरी पढ़ लेना, उनको लिख के जरूरत नहीं है। स्पॉन्टेनिटी को भी लिख के हम लोग समझेंगे। गिब्स एनर्जी की बात करें तो उसको जरूर आप जो आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, उसको लिख लिख के सोल्व करना, उस पर सवाल लगा के देखना। इक्विलिब्रियम में फिजिकल प्रोसेस में कभी सवाल नहीं आता है। केमिकल प्रोसेस में बिल्कुल कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, लिख लेना, अल्टरनेट करके पढ़ लेना। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कवर करना, होमोजीनस और हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम, कुछ छोटा मोटा सवाल बन सकता है, तो एक बार देख लेना इसको ना। रट लेना, या मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उस पर भी तू थोड़ा बहुत देख सकता है। केपी केसी के ऊपर सवाल, रिएक्शन क्वेश्चन वगैरह को जरूर लिख के चेक करना। अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो सब पढ़ लेना।
सोल्यूशन के अंदर मतलब आयनिक इक्विलिब्रिया की इंट्रोडक्शन की बात है तो उसको सिर्फ अंडरलाइन करके पढ़ लेना। सोल्ट एसिड बेस जो होते हैं उनको रटने की जरूरत नहीं है, उनको सिंपली अंडरलाइन करके पढ़ लेना। आयनाइजेशंस वगैरह पे सवाल बनते हैं, उनके डेरिवेशन से पूछे जा सकते हैं, बफर के डेरिवेशन आ सकते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अपन को सबको सवाल को सोल्व कर करके देखना है। देन आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आपकी पार्ट 2 गई चालू एनसीईआरटी की, तो इसमें आपको रिडक्शन रिएक्शन जो होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पढ़ना है। रेडॉक्स रिएक्शन को हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से बैलेंस करना आना चाहिए, हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शंस को जो होता है बैलेंसिंग करना आना चाहिए, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी उसके अंदर पार्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 8 में आते हैं आपके पास में जीओसी। जीओसी में देखिए जनरल इंट्रोडक्शन में कोई सवाल नहीं बनता, टेट्रावैलेंसी वगैरह ये जो है इन सबको लिख लिख के सोल्व करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर वगैरह को बना के देखने पड़ेंगे सारे टाइप के स्ट्रक्चर्स को। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डेफिनेटली फॉलो कर लेना। नोमेनक्लेचर को बिल्कुल लिख लिख के चेक करना है। आइसोमेरिज्म तो पढ़ना ही पढ़ना है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म जाननी पड़ेगी। प्यूरिफिकेशन वगैरह को बिल्कुल अंडरलाइन कर करके पढ़ना है, रटने की जरूरत नहीं है, यार कह सकते हैं कि लिख लिख के सोल्व नहीं करना। क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह के ऊपर भी आइडिया ले लेना, और क्योंकि इन पे बनेगा तो कोई छोटा सवाल ही बनेगा। और क्वांटिटेटिव के ऊपर भी क्वांटिटेटिव जरूर पढ़ लेना, उसमें ना परसेंटेजेस निकलवाए जाते हैं, तो किसके लिए क्या फंडा यूज करना वो जरूर तू लिख के सोल्व चेक करना। लास्ट आ गया तेरा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर क्लासिफिकेशन तो ऑलरेडी कवर कर चुका है जीओसी में। अल्केन अल्कीन अल्काइन के जितने भी केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन उनको लिख लिख के चेक करना, जितने भी केमिकल रिएक्शंस उनको चेक करना। एरोमेटिक और कार्सिनोजेनिसिटी को भी एक बार पढ़ के जाना। तो मेरे बच्चे ऐसा करते करते तुझे एक महीने में ना कंफर्टेबली सिर्फ 3 वीक के अंदर तेरा 11th का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। और ये लिटरली वही स्ट्रेटेजी है जिसको यूज करके हम सब भी आज बड़े बड़े एग्जाम निकाल चुके हैं ना। जैसे मैंने भी आईआईटी का एग्जाम निकाला, लेकिन 11वीं क्लास में मैंने कभी इतने एफर्ट नहीं डाले थे। एनीहाउ मैंने बाद में रिग्रेट किया, बाद में रियलाइज किया कि यार 11वीं जो होती है वो बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है जो कि 12वीं में काम आती है। नोट्स बेटा जो मैंने अभी जो पीपीटी दी है उसके तुझे यहाँ मिल जाएंगे, तो अभी इसको स्कैन कर ले और चला जा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं देर से बाद में।